हेलो एंड वेलकम टू तक्षशिला एजुकेशन। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर अनुज द्विवेदी। डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल फॉर टर्म टू बोर्ड एग्ज़ाम। आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस। सो यहाँ पर आप सीखोगे कि अमाइंस बेसिक नेचर क्यों शो करती हैं, वाई दे आर बेसिक कंपाउंड्स, एंड आप दो अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ को कैसे कंपेयर कर सकते हो। एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट विद फुल एनर्जी। फर्स्ट थिंग हम सीखेंगे कि अमाइंस की बेसिक प्रॉपर्टीज मीन्स इनमें बेसिक नेचर क्यों होता है, ये बेसिकली किसी भी एसिड्स के साथ क्यों रिएक्शन करते हैं। सो यू कैन सी हियर basically amines are basic in nature due to presence of lone pair over the nitrogen atom। कोई भी अमाइन है, आप सिंपली कोई भी अमाइन ले सकते हो एंड अमाइंस आर कंपाउंड हैविंग NH2 फंक्शनल ग्रुप। सो आप NH2 पे देख सकते हैं कि देयर इज अ लोन पेयर ओवर द नाइट्रोजन एटम। मीन्स ये लोन पेयर किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपने सीखा है कि व्हाट आर लुईस बेस। लुईस बेस आर कंपाउंड्स हैविंग फ्री लोन पेयर। इसका मतलब है अमाइंस आर गुड क्वालिटी लुईस बेस। ये एक बहुत अच्छे लुईस बेस होते हैं और ये अपने लोन पेयर को किसी भी एसिड को डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, दिस इज एनी अमाइन वेयर आर ग्रुप इज एनी एल्काइल और एराइल ग्रुप। नो प्रॉब्लम, एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है या फिर एराइल ग्रुप भी हो सकता है। और यदि यहाँ पर कोई एसिड प्रेजेंट होगा, सो यू नो एसिड विल कैरी H+ ओवर द हाइड्रोजन एटम एंड बेसिकली देयर विल बी नेगेटिव चार्ज ओवर द हैलोजन एटम। क्यों? आप सिंपली समझ सकते हो कि हैलोजन्स आर more electronegative than hydrogen, so halogen will carry slight negative charge and hydrogen will carry slight positive charge। so इस बॉन्ड की पोलराइजेशन की वजह से H पे पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड ये जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है वो H+ पे अटैक कर सकता है बिकॉज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। सो देयर विल बी अ सॉल्ट फॉर्मेशन RnH3+ and X-। so this one is known as ammonium salt। This one is known as ammonium salt। ammonium salt of any amine। इसी तरीके से यदि आप कोई एरोमेटिक अमाइन लेते हो तो वो भी किसी एसिड के साथ, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो कि HCl दे रखा है, इसके जो लोन पेयर होंगे वो H+ पे अटैक करेंगे एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट अगेन। सो सिंपली यू नो कि एसिड बेस रिएक्शन में सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। तो यदि अमाइंस किसी एसिड के साथ रिएक्शन कर रही हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि अमाइंस का बेसिक नेचर है। सो नेक्स्ट थिंग इज, यहां पे हम सीखेंगे कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, मतलब यदि दो अमाइंस गिवन हो तो कौन सी अमाइन ज़्यादा पावरफुल बेस होगी, मीन्स स्ट्रॉन्गर बेस होगी, और कौन सी वीकर बेस होगी। तो इसको आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? सो इसके लिए आपको कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी को चेक करना होगा, क्योंकि आपने 11th क्लास इक्विलिब्रियम में 2 पॉइंट सीखे थे। फर्स्ट पॉइंट क्या था? स्ट्रॉन्गर एसिड विल गिव यू वीकर कॉन्जुगेट बेस। इसका मतलब है जो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है वो वीकर कॉन्जुगेट बेस, मतलब मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस देता है। यदि आप बेसिस के लिए बात करें तो स्ट्रॉन्गर बेस विल गिव यू वीकर कॉन्जुगेट एसिड, मतलब जो अमाइन मोर स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड बनाएगी वही अमाइन स्ट्रॉन्गर बेस होगी। तो आपको कभी भी दो कंपाउंड की बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो आप उनके कॉन्जुगेट एसिड बनाएं और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज़ करके उनकी स्टेबिलिटी को चेक करें। सो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्लियरली समझते हैं। सो यू कैन सी हियर stability of conjugate acid of amine increases, basic strength also increases। जैसा कि आपको मैंने पॉइंट ओवरऑल समझाया कि conjugate acid की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी तो
जो पेरेंट अमाइन होगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगी। एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर करेंगे। सपोज दैट यू हैव CH3NH2, ये एक अमाइन दे रखी है, दिस इज फर्स्ट कंपाउंड, और आप दूसरी अमाइन ले सकते हो CH3NH, एंड यहां पे मैंने एक और भी मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया। आप यहां पे क्लियरली समझ सकते हो कि यहां पर CH3 ग्रुप ओनली नाइट्रोजन से अटैच है, एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच है, इसका मतलब है कि ये एक प्राइमरी अमाइन है, दिस वन इज अ प्राइमरी अमाइन। बट सेकेंड अमाइन में दो मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन से अटैच हैं, इसका मतलब है दिस इज सेकेंडरी अमाइन। अब हमें दोनों के कॉन्जुगेट एसिड बनाने हैं। सो कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, H+ ऐड करना होगा। तो आप दोनों अमाइंस में H+ को ऐड करोगे और इनके करेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड बनाते हो। सो सेम वे जो लोन पेयर नाइट्रोजन एटम पे प्रेजेंट हैं, दे आर एक्टिंग एज लुईस बेस, और ये लोन पेयर H+ पे जो कि एक एसिड है उस पर अटैक करेंगे और करेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे। तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा, CH3, और जैसे ही आप एक हाइड्रोजन को ऐड करोगे देयर विल बी 3 हाइड्रोजन। एंड जब नाइट्रोजन एटम अपने लोन पेयर को बॉन्डिंग में यूज करेगा देन उसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी, इट मीन्स नाइट्रोजन विल कैरी पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से आप दूसरे अमाइन का भी कॉन्जुगेट एसिड बना सकते हो। When one H+ is added, then there will be formation of NH2 and positive charge over the nitrogen atom. तो आपके पास एक ये कॉन्जुगेट एसिड है और एक ये कॉन्जुगेट एसिड है, ये आपका सेकेंड कॉन्जुगेट एसिड हो गया। सो पॉइंट इज कि आप किस तरीके से इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर जस्ट बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज करना होगा, क्योंकि यू नो एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बाय इंडक्टिव इफेक्ट। जितने भी एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं बाय इंडक्टिव इफेक्ट। सो फर्स्ट कंपाउंड या फर्स्ट कॉन्जुगेट एसिड को देखेंगे तो यहाँ पर केवल 1 एल्काइल ग्रुप है, लेकिन सेकेंड कॉन्जुगेट एसिड में 2 एल्काइल ग्रुप हैं। इट मीन्स यदि नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स इंक्रीज करेंगे तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब एल्काइल ग्रुप्स डोनेट करेंगे तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करेगा, और चार्ज जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ही हाई होगी। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी उसके चार्ज के यू कैन से रेसिप्रोकल होती। चार्ज जितना ज़्यादा इंक्रीज करेगा उस कंपाउंड की, उस आयन की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा। तो जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से अटैच होंगे उतना ही कम पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे होगा, मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो सिंपली यू कैन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल स्टेबलाइज कॉन्जुगेट एसिड, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट एसिड की उतनी ही ज्यादा होगी। तो सिंपली यू कैन से सेकेंड कॉन्जुगेट एसिड इज मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा एल्काइल ग्रुप हैं, दिस वन इज मोर स्टेबल, और जो फर्स्ट वन है दिस वन इज लेस स्टेबल। ये एक लेस स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड होगा। तो आपको मैंने क्या सिखाया कि जो मोर बेसिक अमाइन होगी वो मोर स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड बनाएगी। तो इसका मतलब है जो ये सेकेंड अमाइन है, जो कि सेकेंड डिग्री की अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है, दिस वन विल बी मोर बेसिक। और सीखते हैं कि ये नोट पॉइंट में क्या मेंशन कर रखा है, मोर इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर द नाइट्रोजन एटम। ये एक दूसरा तरीका है कि आप अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकें। मोर इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर द नाइट्रोजन एटम, मोर विल बी बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन। बिल्कुल ये भी पॉइंट इसी चीज को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि यदि नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी किसी भी वजह से तो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, और पॉजिटिव चार्ज जितना कम होगा बेसिकली उस
कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब ये भी पॉइंट उसी चीज़ को सपोर्ट कर रहा है कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे, कॉन्जुगेट एसिड उतना ही ज़्यादा स्टेबल और उसकी जो पेरेंट अमाइन होगी वो उतनी ही ज़्यादा बेसिक होगी। तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके थ्रू आप दो अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज लाइक अमाइंस का नेचर क्या है, क्योंकि आप जानते हो बेस दो टाइप के होते हैं, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। तो फर्स्ट थिंग ये सीखने वाले हैं कि अमाइंस का क्या नेचर है। तो यू कैन सी हियर अमाइंस आर वीक बेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb। आप डिसोसिएशन कांस्टेंट को K से रिप्रेजेंट करते हो और ये B है, इट मीन्स हम बेस के लिए यूज कर रहे हैं। जब हम एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखते हैं तो Ka लिख देते हैं, A फॉर एसिड। जब हम बेस के लिए लिखते हैं तो B। तो अमाइंस आर वीक बेस। जब वीक बेस होंगे तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, और इक्विलिब्रियम जब स्टैब्लिश होगा तो उस रिएक्शन की ऑब्वियस सी बात है कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, और उसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम क्या लिख रहे हैं, Kb, B फॉर बेस। नाउ अब हम क्लियर कट ये लाइक इंटररिलेट कर सकते हैं कि Kb वैल्यू और बेसिक स्ट्रेंथ का क्या रिलेशन है। उसके बाद एक और भी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं, Pkb, क्योंकि यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हाउ यू कैन रिलेट Pkb एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनी कंपाउंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम Kb और बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे, उसके बाद Kb और Pkb में रिलेशन सेट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी हियर, यदि कोई भी अमाइन है और उसको यदि आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, सो व्हाट हैपन, अमाइंस हैव बेसिक नेचर। ये बेसिक नेचर के हैं क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, और ये वाटर से एक H+ रिसीव करके इस तरीके का सॉल्ट बनाएंगी RnH3, और यहाँ पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि मैंने सिंपली बताया है कि जब कभी भी नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को डोनेट करेगा तो वो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, दैट्स व्हाई नाइट्रोजन विल कैरी पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके का सॉल्ट यहाँ पर बन जाएगा। एंड OH ऑब्वियस सी बात है, जब वाटर ने H+ लीव कर दिया तो OH पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और आप सिंपली समझ सकते हो कि बेसिक प्रॉपर्टी किस वजह से आ रही है। यहाँ पर यदि अमाइंस को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो हाइड्रोक्साइड आयंस की फॉर्मेशन हो रही है, और जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो हाइड्रोक्साइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट होगी। इसका मतलब है जब आप अमाइन को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो इस टाइप की रिएक्शन होगी, और OH- की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो बेसिक स्ट्रेंथ को कंट्रोल करती है। तो बेसिक स्ट्रेंथ किसकी वजह से, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस मीडियम। नाउ अब यहाँ पर हम एक इक्विलिब्रियम का इजी सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट था, एज वैल्यू ऑफ Kb इंक्रीजेस। जब किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन की जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है यदि वो इंक्रीज करे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब प्रोडक्ट साइड में मूव करने की कोशिश करती। जितना ज़्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा प्रोडक्ट उतना ही डोमिनेंट करेगा ओवर द रिएक्टेंट। सो पॉइंट इज, यदि इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन की Kb की वैल्यू इंक्रीज करेगी, हम लेट कर रहे हैं कि Kb की वैल्यू यदि इंक्रीज कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी, और जब हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज करनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन है। नाउ ओवरऑल कंक्लूजन इज डैट कि यदि Kb की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। यहाँ तक आपको क्लियर होगा, आप साइड में लिख भी सकते हो कि यदि Kb की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ, अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। ये कहानी है यहाँ पर। अब हम Kb को Pkb से रिलेट करेंगे। तो जिस तरीके से pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H+ कॉन्सेंट्रेशन होता है, इन द सेम वे, इन द सेम मैनर यू कैन से Pkb इज माइनस लॉग ऑफ Kb। तो यहाँ पे माइनस का साइन है, और ये चीज़ इंडिकेट करना चाहती है कि यदि Kb की वैल्यू इंक्रीज करेगी देन Pkb की वैल्यू डिक्रीज करेगी।
तो अब हम डायरेक्टली बेसिक स्ट्रेंथ और पीकेबी को रिलेट कर सकते हैं। आपने क्या सीखा अभी कि यदि केबी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है, और यदि केबी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो पीकेबी डिक्रीज कर रही है। इट मीन्स वैल्यू ऑफ पीकेबी डिक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन इंक्रीजेस। पीकेबी और बेसिक स्ट्रेंथ का जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आप बोल सकते हो कि एक वैल्यू यदि इंक्रीज कर रही है तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज कर रही है। ऐसा आपको पीकेबी और बेसिक स्ट्रेंथ का रिलेशन मिलेगा। इसका मतलब है ये दो अमाइन आपको दे रखी हो तो आप उनके पीकेबी का ऑर्डर भी बता सकते हो, या पीकेबी यदि गिवन हो तो आप ये बता सकते हो कि विच अमाइन इज मोर बेसिक एंड विच अमाइन इज लेस बेसिक। आगे चलते हैं, आगे सीखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स किसी भी अमाइन के बेसिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट फैक्टर इज बेसिकली यू कैन सी हियर इंडक्टिव इफेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंडक्टिव इफेक्ट किसका? एल्काइल ग्रुप्स जो कि नाइट्रोजन एटम से डायरेक्टली अटैच हैं। सो जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप्स इंक्रीज करेंगे, जैसा कि यहाँ पर मेंशन भी है, एज नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच। ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी एल्काइल ग्रुप्स को काउंट कर रहे हो। एल्काइल ग्रुप्स वही काउंट करने हैं जो डायरेक्टली नाइट्रोजन एटम से अटैच हो। डायरेक्टली अटैच टू नाइट्रोजन एटम इंक्रीजेस। जैसे जैसे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स इंक्रीज करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। अभी मैंने एग्जांपल लिया था कि यदि सेकेंडरी अमाइन है तो वहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप्स हैं तो उसका कॉन्जुगेट एसिड ज़्यादा स्टेबल था। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच होंगे, उस कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। और वही बेसिक कॉन्सेप्ट कि भाई यदि कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ अमाइंस की इंक्रीज करेगी। मतलब कॉन्सेप्ट एक ही है, उसके डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हम या सब पार्ट कर सकते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप ऑल्सो अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। दैट्स व्हाई इंडक्टिव इफेक्ट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्रेडिक्ट यू कैन से बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि यदि आपको इथेन अमाइन और एन मीथाइल मीथेन अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो आप किस तरीके से उसके बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हो, बाय यूजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ इथेन अमाइन एंड एन मीथाइल मीथेन अमाइन। सो व्हाट इज इथेन अमाइन? सिंपली इथेन मीन्स दो कार्बन मेन चेन में प्रेजेंट है। तो मैंने सबसे पहले मेन चेन बना दिया CH3 CH2 और अमाइन है तो मैंने NH2 ग्रुप लगा दिया। सो दिस वन इज इथेन अमाइन। एन मीथाइल मीथेन अमाइन क्या है? एन मीथाइल मतलब एन से एक एल्काइल ग्रुप जो कि मीथाइल ग्रुप है वो अटैच है। मीथेन अमाइन, मीथेन मीन्स मेन चेन में भी भाई एक ही कार्बन प्रेजेंट है। इस तरीके से आप एन मीथाइल मीथेन अमाइन का स्ट्रक्चर बना सकते हो। अब आप क्लियरली देखें कि नाइट्रोजन से कितने एल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन को देखने की ज़रूरत है। एल्काइल ग्रुप्स इंक्रीज करेंगे तो आई थिंक डिग्री भी इंक्रीज करेगी। तो दिस वन इज प्राइमरी अमाइन क्योंकि नाइट्रोजन से एक ही ग्रुप अटैच है। दिस वन इज प्राइमरी अमाइन और इसमें दो एल्काइल ग्रुप अटैच है नाइट्रोजन से, तो दिस वन इज सेकेंडरी अमाइन। और मैंने क्या बताया कि यदि नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगी। तो सिंपली यू कैन से यदि हम बेसिक स्ट्रेंथ बोलें तो एन मीथाइल मीथेन अमाइन विल बी मोर बेसिक बिकॉज इट हैज टू एल्काइल ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच्ड टू नाइट्रोजन देन इथेन अमाइन जिसके पास केवल एक ही एल्काइल ग्रुप है। ये ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है कि एल्काइल ग्रुप में कितने कार्बन, वो एक नेक्स्ट स्टेप होगा कि यदि हम सेम डिग्री की अमाइन ले तो फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मैटर करते हैं, लेकिन जब डिग्री ही अमाइन की अलग अलग है तो आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम नहीं देखने हैं किसी भी ग्रुप में। सो दिस वन विल बी मोर बेसिक देन इथेन अमाइन। मतलब ओवरऑल यू कैन से कंक्लूजन इज कि यदि आपको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना हो तो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ आप क्या बोल सकते हो? ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ यू कैन से
3 degree is more basic than 2 degree and 2 degree will be more basic than 1 degree. ये आपका, और दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर कर सकते हैं। तो आओ सीखते हैं। यहां पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम का दे रखा है जो कि इंडक्टिव इफेक्ट पे बेस्ड होता है। अरेंज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस इन ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस फेज। अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। गैसियस फेज, गैसियस फेज की मीनिंग होती है कि आपको केवल इंडक्टिव इफेक्ट देखने की जरूरत है, क्योंकि प्रॉब्लम इज जब हम अमाइंस को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो वहाँ पे सॉल्वेशन इफेक्ट भी आ जाता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, ये जो टर्शियरी ज़्यादा बेसिक है देन सेकेंडरी इज मोर बेसिक देन प्राइमरी, ये जो ऑर्डर है ये केवल गैसियस फेज में एप्लीकेबल होता है। यदि एक्वस मीडियम में अमाइंस को डिसॉल्व कर दोगे फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, मींस आपको वहाँ पर सॉल्वेशन इफेक्ट भी लाना होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, ये जो मैंने ऑर्डर बताया था जस्ट अभी एक्सप्लेन किया तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा 3 डिग्रीज मींस टर्शियरी अमाइन इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी अमाइन एंड सेकेंडरी अमाइन इज मोर बेसिक देन प्राइमरी अमाइन। एक्सप्लेनेशन इज सेम कि नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स इंक्रीजेज, electron density over the nitrogen atom also increases, hence stability of conjugate acid increases. इसी वजह से tertiary amine will be most basic and primary amine will be least basic. It is very important for important question for your exam. But इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि गैसियस फेज में क्वेश्चन होना चाहिए। यदि लिक्विड फेज मतलब एक्वस में आ गया फिर वहाँ पर नई चीज़ आ जाएगी जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट थिंग इज फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रेंथ। मीन्स यहां पर पहला फैक्टर मैंने डिस्कस किया था इंडक्टिव इफेक्ट, अब हम दूसरे फैक्टर को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि सॉल्वेशन इफेक्ट, जिसका इंडिकेशन मैंने लास्ट स्लाइड में दिया था कि यदि आप अमाइंस को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वाटर किस तरीके से बेसिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है। सो क्लियरली सीखते हैं। So I will consider here solvation effect in aqueous medium. कहानी क्या है? More is the solvation of conjugate acid होना चाहिए। This is basically wrong thing. In place of base there will be acid, क्योंकि अमाइन H+ कंबाइन करके एसिड बनाती है। So more is the solvation of conjugate acid. जिस अमाइन का कॉन्जुगेट एसिड सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होगा उसकी स्टेबिलिटी भी, कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, मोर विल बी इट्स स्टेबिलिटी, सो मोर विल बी बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ पैरेंट अमाइन। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट कि यदि कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी तो पैरेंट अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगी। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू भी क्लियरली समझाऊंगा, बट यहाँ पर सॉल्वेशन का क्या रोल है? सॉल्वेशन कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। और सीखते हैं एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू। लाइक आपने एक लिया प्राइमरी अमाइन, ध्यान से समझेंगे क्योंकि दोनों ही लाइक इंडक्टिव इफेक्ट और सॉल्वेशन इफेक्ट से जो ऑर्डर आते हैं वो जस्ट रिवर्स आते हैं और बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं, तो उसको क्लियरली आप समझें। जैसे मैंने प्राइमरी अमाइन ले लिया RNH2। अब जब आप इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाओगे, सो आफ्टर कॉम्बिनेशन ऑफ H+ दिस विल फॉर्म like this kind of conjugate acid। और ये क्या है? प्राइमरी अमाइन है। हम एक सेकेंडरी अमाइन ले लेते हैं RNH and R, और इसको यदि आप H+ के साथ कंबाइन करते हो देन इट विल फॉर्म RNH and R, there will be positive charge। ओके, से हियर आपने एक टर्म सीखा होगा सॉल्वेशन, या जिसको हम हाइड्रेशन भी बोलते हैं। यदि कोई भी आयन एक्वस मीडियम में प्रेजेंट है, वाटर में प्रेजेंट है, तो उसकी सॉल्वेशन होती है। सॉल्वेशन इज व्हाट? अ प्रोसेस इन विच एनी आयन, नो मैटर इट इज कैटायन और एनायन, सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। यदि किसी भी आयन को वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेता है तो उस प्रोसेस को हम सॉल्वेशन या हाइड्रेशन बोलते हैं। तो पॉइंट इज, यदि मैं इस कैटायन की बात करूं और आई विल कंसीडर ओनली वन वाटर मॉलिक्यूल, इस तरीके से बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड करेंगे, तो
कि जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है इट विल बी पोलराइज्ड एंड ऑक्सीजन विल कैरी स्लाइट नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन विल कैरी स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, और unlike charges attract to each other, that's why there will be attraction between nitrogen center and oxygen center of water and amine। तो always remember ये साइंस का और इस यूनिवर्स का लॉ है, if two things attract to each other, यदि दो चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, they will lose some amount of energy and get stabilized। क्योंकि दूसरा रूल इस यूनिवर्स का है कि जिसकी एनर्जी लो होगी उसकी स्टेबिलिटी हाई होती है। तो ऑलवेज रिमेंबर ये जो सॉल्वेशन है, देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड कॉन्जुगेट एसिड, एंड अट्रैक्शन की वजह से इस कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। नाउ पॉइंट इज सॉल्वेशन किस चीज़ पे डिपेंड करता है? आयन पे चार्ज कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा सॉल्वेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अब आपको कंपेयर करना है कि इस कॉन्जुगेट एसिड और इस कॉन्जुगेट एसिड पे चार्ज को देखें कि नाइट्रोजन पे किस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, क्योंकि दिस वन इज़ वेरी कॉन्सेप्चुअल, इसको ध्यान से और कॉन्सेंट्रेट होकर आप समझें। सो पॉइंट इज कि हमें नाइट्रोजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज को कंपेयर करना है, कहाँ पे हाई है कहाँ पे लो है। यदि आप इस कॉन्जुगेट एसिड को देखें तो यहाँ पर केवल एक एल्काइल ग्रुप है जो कि इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, यहाँ पर दो एल्काइल ग्रुप हैं। तो आप खुद से जज करके बता सकते हो भाई कि जब दो एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स जब डोनेट कर रहे हैं ज़्यादा डोनेट करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि एल्काइल ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे कम होता है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी भी समझा रखा है। तो जब दो एल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा नाइट्रोजन पे। तो हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि सेकेंड केस में नाइट्रोजन पे लेस चार्ज है, लेस चार्ज ओवर द नाइट्रोजन एटम, एंड देयर विल बी मोर चार्ज, मोर पॉजिटिव चार्ज ओवर द नाइट्रोजन एटम। इसकी सिंपल मीनिंग होगी कि जो प्राइमरी अमाइन से कॉन्जुगेट एसिड बना हुआ है उस पे नाइट्रोजन पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी सॉल्वेशन भी ज़्यादा होगी। मोर सॉल्वेशन, मोर सॉल्वेशन, मोर स्टेबिलिटी, कहानी ख़त्म हो गई, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हमें ये क्लियर हो गया कि प्राइमरी अमाइन से जो कॉन्जुगेट एसिड बना है उसकी सॉल्वेशन सबसे ज़्यादा होगी, मतलब उस कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, मतलब प्राइमरी अमाइन विल बी मोर बेसिक। दोनों में कंट्रोवर्सी है, अच्छे से समझो, कंट्रोवर्सी है। मोर स्टेबल, यदि इसका कॉन्जुगेट एसिड मोर स्टेबल है तो ये ज़्यादा बेसिक होगी। तो इसको क्लियर कट आप लिख सकते हो कि जो प्राइमरी अमाइन होगी यहाँ पर वो मोर बेसिक होगी और जो सेकेंडरी अमाइन होगी वो लेस बेसिक होगी। तो आप एक चीज़ देख रहे हो कि यदि हम इंडक्टिव इफेक्ट का यूज़ करते हैं तो सेकेंडरी अमाइन ज़्यादा बेसिक होती है, यदि हम सॉल्वेशन इफेक्ट को देखते हैं तो प्राइमरी अमाइन बेसिक हो जाती है, मतलब जस्ट रिवर्स ऑर्डर मिलेगा। इट मीन्स यदि हम सारी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सियरी अमाइन के बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखें तो अकॉर्डिंग टू सॉल्वेशन इफेक्ट प्राइमरी अमाइन विल बी मोर बेसिक देन सेकेंडरी अमाइन देन टर्सियरी अमाइन, जो कि इंडक्टिव इफेक्ट का जस्ट रिवर्स ऑर्डर है, मतलब दोनों इफेक्ट एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। अब ओवरऑल क्या कंक्लूजन होगा उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। इस पर अपना कोई कंट्रोल नहीं है, जो एक्सपेरिमेंटल डेटा आ रहा है उसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। जो कुछ एक्सपेरिमेंटली आएंगे रिजल्ट उसको हम प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर आपने क्लियरली सीख लिया है कि सॉल्वेशन इफेक्ट की वजह से जो हमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मिल रहा है दैट इज़ प्राइमरी इज़ मोस्ट बेसिक देन सेकेंडरी एंड देन टर्सियरी। आगे चलते हैं, आगे नई चीज़ें सीखेंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ यहाँ पर ये मैंने ऑर्डर प्रोवाइड कर रखा है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि यदि हम एक्वस मीडियम में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखें, एंड दिस वन इज़ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम एज वेल। ये आपके एग्जाम में आएगा, एकेडमिक्स में बात करूं, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम का भी ये फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंजेस आते हैं। तो आओ सीखते हैं। एक्वस मीडियम में यदि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अरेंज करना है तो आप इंडक्टिव इफेक्ट और सॉल्वेशन इफेक्ट दोनों को कंपाइल करके, मतलब ओवरऑल इफेक्ट्स के थ्रू बेसिक स्ट्रेंथ को समझाओगे।
तो जब ओवरऑल इफेक्ट देखते हैं तो हमें ओवरऑल ऑर्डर मिलता है कि सेकेंडरी अमाइन इज मोस्ट बेसिक, क्योंकि सेकेंडरी दोनों में इंटरमीडिएट था, सॉल्वेशन में भी मिड में था, इंडक्टिव इफेक्ट में भी मिड में था, दोनों इफेक्ट कंबाइन करके बड़े इफेक्ट बन गए। इसका मतलब है सेकेंडरी अमाइन के लिए इंडक्टिव इफेक्ट और सॉल्वेशन इफेक्ट दोनों डोमिनेंट कर जाते हैं, तो सेकेंडरी अमाइन इज ओवरऑल मोस्ट बेसिक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सेकेंडरी अमाइन मोस्ट बेसिक, देन प्राइमरी अमाइन, देन टर्शियरी अमाइन। बट कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यदि एल्काइल ग्रुप मीथाइल ग्रुप हो तभी ये ऑर्डर अप्लीकेबल होगा, अदरवाइज फिर से ऑर्डर चेंज हो जाए, उसकी बात कर रहा हूँ, जस्ट वेट। तो पॉइंट इज कि यदि मीथाइल ग्रुप एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो आपको जो ऑर्डर मिलेगा, पहला सेकेंडरी अमाइन इज मोस्ट बेसिक, देन प्राइमरी अमाइन एंड देन टर्शियरी अमाइन। लेकिन यदि इथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो जाए एज एल्काइल ग्रुप, मतलब आर की जगह पे इथाइल ग्रुप आ जाए, तो ऑर्डर जस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सेकेंडरी तो मोस्ट बेसिक होगा, लेकिन यहाँ पर पहले टर्शियरी आ जाएगा और देन प्राइमरी। तो इस प्रॉब्लम को क्लियरली सीखने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सो लेट्स सी है। देखो, जब एल्काइल चेन में कार्बन नंबर इंक्रीज करते हैं, जब दोनों ही प्राइमरी हों, या फिर आप ये समझो कि एल्काइल ग्रुप यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं, सी हियर, डोंट कंफ्यूज। तो बेसिकली यदि यहाँ पर मोर कार्बन एल्काइल ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं तो उस केस में क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट करने लगता है। जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक CH3 NH2 है और दूसरा है CH3 CH2 एंड NH2। दोनों की डिग्री सेम है, ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी। नाउ क्वेश्चन अराइजेज विच वन इज मोर बेसिक। तो जब दोनों की डिग्री सेम हो जाए देन यू हैव टू चेक नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्काइल ग्रुप। जितने ज़्यादा कार्बन एटम्स होंगे उसका इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, मीन्स सेकेंड वन इज मोर बेसिक देन फर्स्ट वन। वही चीज़ मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि जब एल्काइल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट करने लगता है, और जब इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या था, टर्शियरी इज मोर बेसिक देन प्राइमरी। तो जब इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है तो टर्शियरी प्राइमरी से ज़्यादा बेसिक हो जाती है। लेकिन यहाँ पर यदि हम फर्स्ट केस को देखें तो मीथाइल ग्रुप एज एल्काइल ग्रुप था तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट इथाइल ग्रुप से कुछ लो होगा। इस वजह से प्राइमरी मतलब जब इंडक्टिव इफेक्ट वीक तो सॉल्वेशन डोमिनेंट होगा। तो मैं ओवरऑल बात करूं तो इस ऑर्डर में सॉल्वेशन डोमिनेंट हो रहा है और इस ऑर्डर में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट हो रहा है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके थ्रू आप अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हो। आप बता सकते हो कि कौन सी अमाइन ज़्यादा बेसिक है और कौन सी अमाइन कम बेसिक है। आगे मूव करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लाइक जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, इस तरीके की वैरायटी आपके एग्जाम में खूब आती है। अरेंज फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, उनको आपको बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, लाइक ओके नो प्रॉब्लम, आई विल कंसीडर दिस पार्ट लेटर ऑन। लाइक एलिफैटिक अमाइन, एरोमेटिक अमाइन, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ को आप कैसे कंपेयर कर सकते हो उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे। पहले आप यहाँ पर क्लियरली आप इसको समझें कि अमोनिया एक दे रखा है, एक एनिलीन दे रखा है और पैरा नाइट्रो एनिलीन दे रखा है और इथेन अमाइन। ठीक है, तो सबसे पहले इन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को बनाना होगा। तो ए इज अमोनिया, मैंने अमोनिया को ड्रॉ कर दिया। बी इज एनिलीन जो कि एक एरोमेटिक अमाइन है, एरोमेटिक अमाइन है। एंड सी इज पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन। सो एनिलीन इज दिस वन और पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप। इथेन अमाइन, डी कंपाउंड इज इथेन अमाइन, CH3 CH2 NH2। अब एक चीज मैं आपको प्री इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाला हूँ। ये स्लाइड पहले से हो लाइक एक डिसऑर्डर में अरेंज हो गई, ये स्लाइड उसके जस्ट बाद होनी चाहिए क्योंकि पहले हम क्वेश्चन सीखने वाले थे
कि जो एलिफैटिक अमाइंस होती हैं दे आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमाइन। अभी के लिए पॉइंट याद रखें, अगली स्लाइड में इसको कंफर्म कर देंगे कि क्यों। एलिफैटिक अमाइंस आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमाइंस। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि यदि C एंड D, सॉरी नॉट D, दिस इज B, यदि C एंड B एरोमेटिक अमाइंस हैं तो ये दोनों A एंड D से लेस बेसिक होंगे, क्योंकि मैंने पॉइंट क्या बोला, एरोमेटिक अमाइंस आर लेस बेसिक देन एलिफैटिक अमाइन। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, आई विल कंसिडर इट इन नेक्स्ट स्लाइड। सो आप लिख सकते हो कि D एंड A विल बी मोर बेसिक देन B एंड C। नाउ कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ D एंड A। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओनली NH3 है, लेकिन यहाँ पर CH3 CH2 एल्काइल ग्रुप भी है। इसका मतलब है जब एल्काइल ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। इट मीन्स अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया। एंड विच अमाइन? एलिफैटिक। ये आपकी एलिफैटिक अमाइन है क्योंकि ओपन चेन एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, एलिफैटिक अमाइन। ऑलवेज ध्यान रखना कि एलिफैटिक अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया, क्योंकि अमोनिया में कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं है, लेकिन एलिफैटिक अमाइन में एल्काइल ग्रुप है जो कि इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो हम यहाँ पे साइड में देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होना चाहिए? डी, फिर ए, फिर उसके बाद कहानी किसकी आएगी? सी एंड बी की। अब यहाँ पर बी और सी को कंपेयर करना काफ़ी ईजी है। देखो ये जो NO2 ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप, ध्यान रखें नाइट्रो ग्रुप इज स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि -I और -R मतलब इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट दोनों से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। जब दोनों से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो दिस इज वेरी पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और जब इलेक्ट्रॉन को ये विड्रॉ करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर हैं वो इसके साइड में, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो नाइट्रोजन पे है वो NO2 साइड में शिफ्ट करने की कोशिश करेगी। तो नाइट्रोजन पे NH2 ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, NH2 ग्रुप के नाइट्रोजन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगी, और अभी मैंने सिखाया था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यदि डिक्रीज करेगी तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी। तो ऑब्वियस सी बात है B विल बी मोर बेसिक देन C। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेज बेसिक स्ट्रेंथ। सो ये था बेसिकली A, B, C एंड D का बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, उसकी मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी। इसके बाद एक बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज एरोमेटिक अमाइंस आर लेस बेसिक देन एलिफैटिक अमाइंस। इसकी क्या प्रॉब्लम है? तो फटाफट आप एक एरोमेटिक अमाइन ड्रॉ करोगे और कोई एलिफैटिक अमाइंस। इसको एक्सप्लेन करना बहुत इजी है। आप कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी से भी बता सकते हो या फिर नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मैं कोई एलिफैटिक अमाइन कंसीडर कर रहा हूं तो R इज इफ एल्काइल ग्रुप, तो ये आपकी एलिफैटिक अमाइन हो जाएगी, एल्काइल ग्रुप। क्या प्रॉब्लम है? दोनों में इफेक्ट देखने हैं। तो एल्काइल ग्रुप यू नो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बाय इंडक्टिव इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, इस वजह से नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। अब यहां पर देखते हैं कहानी क्या चल रही है। तो यहां पर NH2 डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से अटैच है, देयर इज लोन पेयर, और यहां पर बेंजीन रिंग पे पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है, एंड पाई बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड और फिर लोन पेयर। कभी भी लोन पेयर यदि पाई बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेट पोजीशन पे होंगे तो देयर विल बी अ केस ऑफ रेजोनेंस एंड लोन पेयर गेट डीलोकलाइज्ड इनटू बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में डीलोकलाइजेशन करने लगेंगे लोन पेयर, और जब रेजोनेंस होगी इसकी वजह से नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग साइड में शिफ्ट कर रहे हैं। इसका मतलब नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेंस की वजह से डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पे क्या केस था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही थी, एल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे थे। तो यदि हम यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंपेयर करें तो एरोमेटिक अमाइन में नाइट्रोजन पे लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ड्यू टू रेजोनेंस। सिंपली नोट डाउन कि यहाँ पर क्या कहानी है, ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर नाइट्रोजन डिक्रीज हो रही है,
इसका मतलब है बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था एल्काइल ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ एरोमेटिक अमाइन में रेजोनेंस की वजह से ये लेस बेसिक हो जाते हैं, और एलिफैटिक अमाइंस मोर बेसिक हो जाते हैं। दैट इज द रीजन। तो आप अपने वर्ड्स में इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, मैंने आपको ओवरऑल समझा दिया कि हाउ यू कैन एक्सप्लेन इट। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, ये भी आपके एग्जाम का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम कि एनिलीन फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता है। तो आओ सीखते हैं इसके बारे में। इन फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन रिएजेंट इज यदि हम एल्काइलेशन या एसाइलेशन की बात करें तो एल्काइलेशन में हम एल्काइल हैलाइड और एसाइलेशन में एसाइल हैलाइड यूज करते हैं। इसका कोई यहाँ पे रोल नहीं है। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर एक कैटलिस्ट यूज होता है जिसका नाम होता है AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो कि एक बेस्ट क्वालिटी का लुईस एसिड है। एक बेस्ट क्वालिटी का लुईस एसिड है और इसी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में हम AlCl3 एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, जो कि एक लुईस एसिड है। और अभी आपने सीखा है कि अमाइंस का बेसिक नेचर होता है, ये एक गुड क्वालिटी के लुईस बेस हैं। तो यदि आप एनिलीन की सपोज डेट कोई फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन कराने जा रहा है, तो मैंने एल्काइलेशन लिया RX और इसके साथ AlCl3 ले लिया। प्रॉब्लम इज आई टोल्ड दिस इज लुईस एसिड, ये लुईस एसिड है और ये लुईस बेस है। ऑलवेज रिमेंबर कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि एसिड बेस रिएक्शन की फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, सो फर्स्ट एसिड बेस रिएक्शन टेक्स प्लेस फॉलोड बाय एनी अदर काइंड ऑफ रिएक्शन लाइक एडिशन रिएक्शन, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होने लगा, यहाँ पर बेसिकली एसिड बेस रिएक्शन होगी एंड बेस विल डोनेट इट्स लोन पेयर टू द एसिड एंड इट विल फॉर्म सच काइंड ऑफ सॉल्ट। यहाँ पे सॉल्ट की फॉर्मेशन होने लगेगी, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा AlCl3 को, सो AlCl3 आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन विल कैरी नेगेटिव चार्ज एंड नाइट्रोजन आफ्टर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विल कैरी पॉजिटिव चार्ज। तो देयर विल बी सॉल्ट फॉर्मेशन। तो साइड रिएक्शन होने लगी और एक बारी ये सॉल्ट बन गया तो ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बनने के बाद ये फर्दर कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन नहीं करेगा, क्योंकि फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन इज व्हाट, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। और एक बारी इस सॉल्ट की फॉर्मेशन हो गई जिसपे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो चुका है, तो ये कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं करेगी। इसी वजह से फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन एक्चुअली एनिलीन के केस में हमें ऑब्जर्व नहीं होती है। तो आपको सिंपली इस आंसर एक्सप्लेन करना है कि भाई एनिलीन लुईस बेस है, AlCl3 फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में जो यूज हो रहा है जो कि एक लुईस एसिड है, फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड बेस रिएक्शन होने लगती है जिसकी वजह से सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, और सॉल्ट की फॉर्मेशन होने के बाद कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन की पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। तो आज के लेक्चर की ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आपको मैंने बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन या बेसिक नेचर ऑफ अमाइन को प्रॉपरली डेप्थ लेवल से